दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यम वोल्टेज लाइन के अंतिम सिरों पर किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? मध्यम वोल्टेज की लाइन है, वो अंतिम सिरों पर, जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन जा रही है या ये अंतिम सिरा कि इसके आगे नहीं जाएगा, ये आपका स्टे वायर हो जाएगा। अब इस पर किस टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाएगा, ये पूछ रहा किस प्रकार का इंसुलेटर यूज किया जाएगा। साइकिल टाइप, पिन टाइप, एग टाइप, डिस्क टाइप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है, साइकिल टाइप। कौन सा यूज किया जाएगा? साइकिल टाइप। अब हम बात करते हैं पिन टाइप का जो इंसुलेटर यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पिन टाइप का वो सीधे लाइन के लिए यूज किया जाता है। कौन सी लाइन? सीधी लाइन या सीधे लाइन के लिए पिन टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है। जबकि एग इंसुलेटर जो यूज किया जाता है ये आपका स्टे वायर में यूज किया जाता है। किसमें? स्टे वायर में। ये जैसे ये स्टे वायर है जो पोल को सपोर्ट के लिए प्रदान करता है, तो स्टे वायर में एग टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गए। ये जो डिस्क टाइप है ये 11 kV में यूज किया जाता है। ये जो आपका 220 लाइन बनती है, 132 लाइन, तो एक डिस्क का जो मान होता है, ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा गया है, एक डिस्क का जो वैल्यू होता है वो होता है 11 kV। क्या होता है? 11 kV। क्लियर? वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है और इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केबल्स में चालक पर इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कोई आपका चालक है। क्या है? चालक है। अब इसके ऊपर ये इंसुलेशन है। ये क्या है? इंसुलेशन है। अब ये बात कर रहा है कि इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है। ये इंसुलेशन, ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलेशन है और ये आपका चालक था। तो इंसुलेशन की जो मोटाई है ये निर्भर करता है वोल्टेज पे। किस पे निर्भर करता है? वोल्टेज पे। जबकि ये जो कंडक्टर की साइज होती है ये डिपेंड करता है धारा पे, यानी कि लोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा अंतर है। जो आपका इंसुलेशन आएगा वो वोल्टेज के रिगार्डिंग होगा, जो कंडक्टर की साइज होगी वो धारा के। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है धारा वाहक क्षमता, वोल्टेज, शक्ति गुणक, प्रतिघाती शक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही है, वोल्टेज। क्लियर? ये बात समझ में आ गया ना? बोलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइसोलेटर किस अवस्था में कार्य करते हैं? आइसोलेटर, अभी हमने रील बनाया जिसमें आइसोलेटर की जिक्र की गई है, जाके ध्यान से देखिएगा। आइसोलेटर किस अवस्था में कार्य करते हैं? भार अवस्था यानी कि ऑन लोड, त्रुटिपूर्ण अवस्था, बिना धारा वाली अवस्था, लघुपथन अवस्था। लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, बिना धारा यानी कि नो लोड, और भार अवस्था यानी कि ऑन लोड। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? त्रुटिपूर्ण की गलत है। अब यहाँ पे जो आइसोलेटर ऑपरेट करते हैं, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्विच यार्ड में कोई टेक्नीशियन जाता है, स्विच यार्ड यानी कि जहाँ से आपके घर पे सप्लाई भेजी जाती है, पावर हाउसों पर, तो वहाँ पे हमेशा सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद ही आइसोलेटर खोला जाता है, क्योंकि आइसोलेटर नो लोड कंडीशन में खोला जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है,
बिना धारा वाली अवस्था में, उस पर कोई लोड ना हो, सर्किट ब्रेकर से हम लोड को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ही आइसोलेटर को खोलते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर सावधानी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आर्क को घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति प्रयुक्त होती है? यानी कि अब कोई चालक है, इसके मध्य में अगर आर्क उत्पन्न हो रहा है, क्या आर्क उत्पन्न हो रहा है, तो इसको घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति, ध्यान दीजिएगा, कौन सी विद्युत युक्ति यूज किया जाता है? धारित्र यानी कि कैपेसिटर, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, धारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को का यूज करके हम स्पार्किंग को भी कम कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोल्डेड केस परिपथ वियोजक MCCB, मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर। MCCB का पूरा नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अतिभार और लघु परिपथ सुरक्षा, अतिभार सुरक्षा, लघु परिपथ सुरक्षा, खुले परिपथ की सुरक्षा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, अतिभार और लघु परिपथ, यानी कि ओवरलोड भी है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। क्लियर? दोनों के लिए MCCB यूज किया जाता है या दोनों के लिए ये काम करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। AC के धन शिखर मान तथा ऋण शिखर मान का अंतर कहलाता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से बनता है AC का सर्किल, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बनता है, ये और ये, इसको बोलते हैं VM। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। ये है शिखर मान, क्या है? शिखर मान प्लस पॉइंट का, और ये शिखर मान है माइनस का, तो ये भी VM होगा। क्लियर? क्या होगा? VM होगा। बात समझ में आ रहा है? अब ऋण शिखर मान का अंतर, ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों का अंतर चाहिए। तो देखिए VM, ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा VM, ये भी हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2VM। क्लियर? क्या हो जाएगा? 2VM। बात समझ में आ रहा है? तो अधिकतम मान, औसत मान, प्रभावी मान, शिखर से शिखर मान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिखर से शिखर मान। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। ये न्यूमेरिकल में अभी आता है, वो कहते हैं कि मैक्सिमम मान आपको पता रहता है, तो बोलते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू में 2 से गुणा कर देंगे, तो शिखर से शिखर मान या पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आवृत्ति में वृद्धि से प्रेरकत्व का परिमाण, ये प्रेरकत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है XL बराबर 2 पाई FL होता है ना। तो ये कह रहा है कि आवृत्ति में वृद्धि यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो प्रेरकत्व का परिमाण यानी कि XL क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 बढ़ता है। लेकिन यहीं पे अभी अगर पूछ ले कि करंट क्या होगा,
करंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है I बराबर V अपान एक्सएल। क्या होता है, V अपान एक्सएल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, एक्सएल का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, घटेगा। तो एक ये भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जोड़िए। अगर आवृत्ति में वृद्धि होने से प्रेरकत्व का परिमाण बढ़ेगा लेकिन उसमें बहने वाली धारा का मान घटेगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसी बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता, एम्पियर घंटा यानी कि AH। अब बैटरी की रेटिंग किसमें होती है, AH में। निर्भर करती है प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघटन की सामर्थ्य पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लेटों की संख्या एवं उनके क्षेत्रफल पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य का आपेक्षिक घनत्व 1.280 है। यह मान इंगित करता है कि बैटरी पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है, अर्ध चार्ज है, 3/4 चार्ज है, पूर्ण रूप से चार्ज है। अब देखेंगे अगर आपेक्षिक घनत्व किसी बैटरी का 1.280 है, 280 है, तो वह बैटरी फुल चार्ज है। क्लियर। इसको हम 1280 भी लिख सकते हैं। तो 1.28 है तो बैटरी फुल चार्ज है, और पूर्ण रूप से डिस्चार्ज के कंडीशन में ये जो वैल्यू होता है ये होता है 1.18 यानी कि 1180 ये है। तो पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है, और अर्ध चार्ज के कंडीशन में होता है 1.25। क्लियर। ये होता है 1250। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों। आपका पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है तो 1.18, अर्ध चार्ज है 1.250, और पूर्ण रूप से चार्ज है तो 1.280। तो यहाँ पे 1.280 पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इन तीनों को यदि अगर हमें किसी बैटरी में चेक करना है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चेक करने के लिए हमें हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः, शंट क्या होता है, समानांतर में जोड़ा जाता है। कम मान का प्रतिरोध समानांतर में जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, शंट प्रतिरोध। मापी प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये कोई मेरा एमीटर है, क्या है, एमीटर है, इसका प्रतिरोध है आपका Rm। मीटर का प्रतिरोध क्या है, Rm। अब हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं Rx। शंट प्रतिरोध को क्या बोला गया, Rx। ध्यान दीजिएगा। क्लियर। तो यही पूछ रहा है कि Rx की वैल्यू Rm के बराबर होगी, मापी प्रतिरोध से अधिक होगी, कि Rm से Rx वैल्यू अधिक होगी, मापी प्रतिरोध से कम होगा। यानी कि ये कह रहा है कि Rx की जो वैल्यू होगा वो Rm से कम होगा, वो Rm से कम होगा।
किसी भी मान का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, मापी प्रतिरोध से कम होता है। क्लियर, यानी कि आर एक्स की वैल्यू हमेशा कम होगी आर एम की तुलना में। जो मीटर का रेजिस्टेंस है उसके तुलना में जो शंट में प्रतिरोध हम जोड़ेंगे वो हमेशा कम होगा, तभी वो धारा आपका इधर से फ्लो होगा, तभी वह शंट से धारा फ्लो होगा। हमेशा धारा आसान रास्ता खोजता है जहाँ पे कोई रुकावट ना पैदा करने वाला हो, जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो, हम आसानी से उधर से गुजर सकते हैं। तो धारा हमेशा आसान पथ खोजता है। कौन सा पथ खोजता है? आसान पथ, यानी कि उस रास्ते में रेजिस्टेंस वेरिएशन जो वेरीगेटिंग होता है वो कम से कम हो, तो धारा आसानी से उसी रास्ते से फ्लो होना पसंद करता है। ये बात समझ में आ गई ना? तो इसी तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।